तो लास्ट स्टेटमेंट था वो ये था कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग कर रहे थे, है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग कर रहे थे, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैंने बता दिया था कि वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल एंड दैट कॉल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, ये डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे डिस्कस हो चुका था कि जो रेट होगा, रेट बराबर के टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगा, ऑर्डर होगा। इस वाले सेक्शन में ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों बैचों में हो चुका था, है ना, ये बता चुका हूँ, है ना। और इसमें एक बात और डिस्कस हुई थी कि हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपना IIT जेई और जेई मेन की जो एक्सरसाइज है उसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से मिलेंगे, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो इसी सेक्शन से मिलेंगे, एंड दैट इसी वजह से क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। है ना, इस तरीके से रहेगा, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमने ये भी बताया था कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर RT1 केल्विन पर, RT1 केल्विन और RT2 केल्विन पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट का रेशियो रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये डिस्कशन हो चुका था, है ना, ये हो चुका है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो हेडिंग है टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, लिखिए हेडिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, दोनों लोग सेम ही प्लेस पर हो, इसको TC लिखा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को T.C से लिखा जाता है ना, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल, पहले तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, क्या है कि the rate of reaction the rate of reaction the rate of reaction rate of reaction become double or triple when we increase the temperature of reaction by 10 डिग्री सेल्सियस। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इसको फॉलो कर रही थी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो था वो इसको फॉलो कर रहा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल और ट्रिपल व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते थे तो ज्यादातर रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाता था या ट्रिपल हो जाता था। और ये सबसे अच्छा काम कब करता था, जब आप 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे देखते थे। एक रिएक्शन 25 पे हो रही है और उसका आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के 35 कर दिया, तो डेफिनेटली ये रेशियो या तो 2 आता था या 3 आता था। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में, सभी रिएक्शन नहीं फॉलो करेंगी लेकिन ऐसा हो रहा था, है ना, ऐसा हो रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हमने एक जो है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट का डेफिनेशन बना दिया, है ना। क्या है डेफिनेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो हमने इसी को क्या किया, डेफिनेशन को बता दिया। तो डेफिनेशन जो होगा, डेफिनेशन ऑफ TC का ओरिजिन बता दिया मैंने कि कहां से आया था। ओरिजिन तो मैंने बता दिया कि ये फैक्ट से आया हुआ है ना। आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा लिखा जा सकता है क्या, के 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई के 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 और 3। ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस का जो के का रेशियो है तो क्या होगा, वो इस तरीके से आ जाएगा, है ना, आ रहा बात समझ में, है ना। चलिए ना आगे बढ़ते हैं इसमें, और डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखते हैं। और इसमें क्या था, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये था कि
द फैक्टर बाय विच the factor by which the factor by which rate of reaction changes when temperature is increased by 10 degrees Celsius. The factor by which rate of reaction changes when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस. जिस फैक्टर से रेट जो है ना चेंज हो जाएगा वो फैक्टर ही क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा. मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 35 और 25 पे काम कर रहे हो तो क्या होगा? कितना आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू बताओ? हाँ 2 आएगा है ना, 2 आ जाएगा, 2 या 3 आ जाएगा है ना. दो फैक्टर से चेंज होगा या 3 फैक्टर चेंज होगा तो यार 2 या 3 आ जाता है. बिल्कुल सही है ना. तो यही हो रहा है यहाँ पे. टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेट T plus 10 degree Celsius divided by R T degree Celsius. This is the temperature coefficient. T plus 10 degree Celsius divided by T degree Celsius पे रेट. इन दोनों का जो रेशियो होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा. ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा. हाँ, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट के लिए भी वैलिड होगा. लेकिन कैसे करेंगे वो भी बताएंगे. ये शायद ये भी लिखा जा सकता है K plus 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई KT डिग्री सेल्सियस. ये लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ये लिखा जा सकता है, देख लो है ना. ठीक है, इस तरीके से रहेगा. तो ये हो गया आपका. चलो आगे बढ़ते हैं. इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल से समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं ना. चलो देख लो यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो मैंने ऑर्डर यहाँ पे पहले ही बता दिया आपको ना. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो टेम्परेचर वाला सेक्शन है इसमें मुझे ऑर्डर क्या रखना है? सेम रखना है. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 if rate of reaction equal to R at 25 degrees Celsius, then find rate of reaction at 75 डिग्री सेल्सियस. ये हो जाएगा. So this is the question. कितना हो जाएगा? हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा है. ठीक है, कैसे करोगे? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो 2 है इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? इसका फिजिकल मीनिंग हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? रेट कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, है ना, इस तरीके से. तो आप क्या करिएगा, और ऑर्डर तो फिक्स है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ऑर्डर तो मैंने फिक्स कर रखा है.
तो यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर और यहाँ लिख देते हैं रेट। जब टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस तो रेट था R। अब आपने टेम्परेचर कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस तो रेट हो जाएगा 2R। समझे? अब यहां से आगे बढ़ना, यहाँ पे अगर आपने 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 35 का दुगना होगा, 25 का दुगना नहीं होगा, 35 का दुगना होगा, और 35 पे 2R था, तो इसमें दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। सुन लिया सब लोगों ने? सुन लिया? हाँ, तो ये 4R हो जाएगा। ठीक है, 55 पे क्या होगा, ये 8R हो जाएगा। 65 पे क्या हो जाएगा, ये 16R हो जाएगा। 75 पे क्या हो जाएगा, ये 32R हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। So this is the method of attempting the temperature coefficient question. So this is the process, आप इस तरीके से कर सकते हैं ना। आप चाहे तो मैं एक फॉर्मूला भी बना सकता हूं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे R, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली 2 की पावर 5 R लिखा हुआ है। 32R जो है ना वो 2 की पावर 5 R है ना। तो इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R प्लस टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई R T degree Celsius. This would be equal to K T plus delta T degree Celsius divided by K T degree Celsius. This would be equal to temperature coefficient की पावर डेल्टा T by 10. आप इस फॉर्मूले को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लो आप, है ना। मैंने इसी क्वेश्चन से बनाया है, इसी क्वेश्चन से बनाया। मैं T कितना पुट करूंगा यहाँ पे, है ना। हाँ, ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर आपको नहीं चेंज करना है, बिल्कुल ऑर्डर चेंज नहीं करना है। किसी ने पूछा है कि, एक मिनट रुकना, हाँ, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 दिया जाएगा तब सर ऐसा कभी हो सकता है क्या कि रिएक्शन ऑर्डर चेंज हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो जाए। टेम्परेचर चेंज करने से ऑर्डर बदला जा सकता है ना, बदल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता है ना, बदलता है। आप जानते हैं, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा अभी इसका अल्कोहल का रिएक्शन, आपने अल्कोहल का रिएक्शन आपने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से पढ़ा होगा, पढ़ा था, बोलो, है ना। कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बोलो, पढ़ा था। ठीक है, तो वो क्या था उसमें, लोअर टेम्परेचर पे तो क्या बनता है, लोअर टेम्परेचर पे क्या बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा, लोअर टेम्परेचर पे बनेगा ईथर, है ना, और हायर टेम्परेचर पे क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, इलिमिनेशन हो जाता था। इलिमिनेशन जो है ना वो क्या करता था, इलिमिनेशन को थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता था, चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो टेम्परेचर बदलने से क्या हुआ, प्रोडक्ट बदला ना, तो प्रोडक्ट बदलना मतलब रिएक्शन का पाथ बदला, रिएक्शन की चीजें बदल गई, है ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं रहेगा, है ना, उस तरीके से। हाँ निखिल बोलो, क्या हो गया तुमको, अभी क्या हुआ, बोलो। सर ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है कि सर सभी ऑर्डर में ये? सभी ऑर्डर के लिए, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर लिखा यहाँ फिक्स रहेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात जब भी आएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंस की, मैं ये देखो, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर क्या रिएक्शन का ऑर्डर टेम्परेचर बदलने से बदल सकता है, तो मैं उसको बोलूंगा यस बदल सकता है। समझे मैं जो बता रहा यस हूँ, सर। यस बदल सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है सर इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। जब वो टेम्परेचर का तुमसे इफेक्ट पूछ रहा होगा क्वेश्चन के यस अंदर, सर। तो वो ऑर्डर कांस्टेंट रख रहा होगा। यस दो सर। वैसे एक ही थ्योरेटिकल साइंटिस्ट एक वेरिएबल पढ़ सकते हैं बस, थ्योरेटिकल साइंटिस्ट एक ही वेरिएबल एक बार में देख सकते हैं। फिर आप बाद में, जैसे अगर आप फिजिक्स में भी करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे काम करते हैं, तो पहले आप यस एक्स में सॉल्व करते हो, फिर आप वाई में सॉल्व करते हो। जब वाई एक्सिस के अलोंग कोई चीज सॉल्व कर रहे होते हो तो वाई में ही सॉल्व कर रहे होते हो, जेड में जब सॉल्व करते हो जेड में ही सॉल्व कर रहे होते हो। फिर बाद में आपको सुपर इम्पोज करा के नेट रिजल्ट लेकर आ जाओगे, दैट इज ओके, बट एक बार में एक ही काम होगा, वैसे ही यहाँ पर भी है ना। यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ सर, मतलब ऑर्डर का कहीं यूज नहीं हुआ इसमें, हाँ यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा, जो सेक्शन हमारा चल रहा है वहां पे तो नहीं चलेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं तो जस्ट जिस दिन मैंने प्रीवियस क्लास में दोनों बैच में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट किया था, और मैंने उसी समय बोल दिया था कि भाई देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑर्डर वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। मैं पहले दिन
पहले दिन से ही चल रहा हूँ, जिस दिन हेडिंग लिखी उस दिन से मैं ये बताता चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो सब कुछ बदल रहा होगा तो अपन नहीं पढ़ सकते, है ना। यहाँ डेल्टा टी कितना होगा, यहाँ डेल्टा, यहाँ 25 पुट कर दो और डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलो 50 हो जाएगा, डेल्टा टी 50 हो जाएगा, है ना। तो 50/10 कितना हो जाएगा, 50/10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और टीसी कितना था 2, तो 2 की पावर 5 आ गया, नहीं आ गया, डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो कभी इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से डायरेक्ट कभी कर सकते हो जाएगा 32, कर पाओगे, है ना। यस, फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर के लिए लगा सकते हैं आप, है ना, ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और हम लोग नेक्स्ट थ्योरी करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचते हैं और वो है आर्हेनियस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। ठीक है, आर्हेनियस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, है ना, इस तरीके से। तो ये वो थ्योरेटिकल थ्योरी था जिसने आर्हेनियस ने केमिकल रिएक्शन के होने को समझाया कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो इनका कहना ये था, यहाँ पे कुछ मेन बातें लिखी हैं, ट्रांजिशन स्टेट लिखा हुआ है, कोलिजन थ्योरी लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों बोला जाता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। इनका कहना यह था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान पार्टिकल आपस में कोलिजन करते हैं, है ना, आपस में टकराते हैं। टकराते समय ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल जिनको आपने रखा होता है रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो रिएक्टेंट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनके पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, है ना, उनके पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद वो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोलिजन के समय जैसे मान लो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करा के हम लोग अमोनिया बना रहे हैं। तो आर्हेनियस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या कोलिजन थ्योरी इस रिएक्शन को कैसे समझाती है, वो कहते हैं कि नाइट्रोजन पार्टिकल और हाइड्रोजन पार्टिकल के बीच में क्या होंगे, कोलिजन होंगे, ये आपस में टकराएंगे, गैसियस सब्सटेंसेस गैसियस फेज में आपस में टकराएंगे तो नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये अब आपके पास नाइट्रोजन एटम होंगे और एच एटम होंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से क्या करेगा, अमोनिया पार्टिकल के 3 NH बॉन्ड, नए NH बॉन्ड तैयार होंगे। ये तरीका इन्होंने समझाया है और ऐसा करते समय, है ना, इस समय, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी था थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत कहीं आया होगा आर्हेनियस थ्योरी का, है ना, इस तरीके से कोलिजन वाले का बता दिया होगा, है ना, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताया गया होगा वहां पे, है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी नहीं बताएगी, केवल बॉन्ड एनर्जी के बारे में वहां पे बताया गया होगा। तो लिखिए आप इसमें पहला पॉइंट, इसके जो पोस्टुलेट है वो पहला पॉइंट आप लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन there will be collisions, between reacting substances, there will be collision between the reacting substances, है ना। आगे लिखिए during these collisions old bonds of
of reacting particles are broken and new bonds of product molecules are formed. ठीक है, ये इनका पहला पोस्टुलेट था, है ना। इसको नोट करो, है ना, इस तरीके से। अब इनका कहना ये है कि जितने कोलिजन्स होते हैं वो सभी कोलिजन सर प्रोडक्ट की पार्टिकल की, हाँ, अब इनका कहना ये है कि देखो कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी कोलिजन जो है ना वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लिखो आप, ऑल कोलिजन्स will not lead into product formation. बी फेज के स्टूडेंट है या नहीं है? ए और बी दोनों है? ए और बी दोनों है या ए फेज के अकेले स्टूडेंट है? ये तो मुझे बताएं। बी फेज के भी है ना? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी कम है। जरा मैसेज वैसे डाल दो यार, है ना, मैसेज वैसे ग्रुप में पुट कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है ना, कर दो जरा। कम लोग आए हैं क्योंकि दोनों का मिला के तो कम ही लग रहे हैं, 100 ऑफ स्टूडेंट करीब कम है। बी के है ना, ठीक है। और जबकि मैंने बोल दिया था कि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लेकिन फिर भी नहीं आए। ऑल कोलिजन्स विल नॉट लीड इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना, only those collisions which are occurred at proper orientation, है ना, proper orientation, those collisions which are occurred at proper orientation, those collisions which are occurred at proper orientation with sufficient amount of energy with sufficient amount of energy, comma, leads to product formation. ये था, उसने कहा ऑल कोलिजन्स विल नॉट लीड इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के सभी कोलिजन नहीं जाते हैं, केवल वो कोलिजन जो कि क्या होते हैं, जो कि विच आर अकर्स एट प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, है ना, तभी क्या होगा, है ना। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, आप तो पढ़ो, है ना, जो लोग आ गए वो ठीक है, जो नहीं है उनको छोड़ो, देख लो आप। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन प्रॉपर का मतलब ये है, आप जानते हैं कि जैसे मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो पीएक्स का जब तक पीएक्स के साथ नहीं होएगा ओरिएंटेशन, तब तक सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर मान लो पीएक्स ऑर्बिटल के सामने पीवाई ऑर्बिटल आएगा, तो इसको हम प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मानेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, वो होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और एक सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को
में वे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो आप आगे लिखिएगा, these collisions are called इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या कहलाते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स, जैसे हम लोग भी मतलब जो आईआईटी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सभी जो है ना, सभी तो है ना सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट कौन होंगे? जिनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा पढ़ाई के प्रति, है ना। पढ़ाई के प्रति जो होगा वो क्या होगा, बहुत प्रॉपर उनका फोकस होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा, है ना। और क्या होगा, उन्होंने अपने पूरे दिन की सफिशिएंट एनर्जी किसमें लगा रखी होगी? पढ़ाई में लगा रखी होगी, है ना। तभी वो क्या होगा, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, तभी वो जाके क्या होगा, एक नेट रिजल्ट में जो है ना पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर भी है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। इफेक्टिव रिजल्ट जो है ना वही आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, पोस्टलेट एक्सपेरिमेंट होते हैं, नहीं एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं। पोस्टलेट जो होंगे वो, हाँ यही है, आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं, वो मानने होते हैं अपने पर, ठीक है। हाँ बोलो। सर कौन सा बैच का एक्स्ट्रा क्लास है ये? कौन से बैच का एक्स्ट्रा क्लास है? पी और पीबी दोनों कंबाइंड है। पीबी भी है ना सर? हाँ पीबी भी है। यस, थैंक यू। सर कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होगी, नहीं होगी, कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होगा, है ना, बता देंगे ना, है ना, मैं आपको बता दूंगा। क्या अभी थोड़ा लिखते जाओ, अभी आप बताते हैं, है ना। ये पोस्टलेट्स हैं एक तरह से, तो ये पोस्टलेट जैसे हैं वैसे ही लिखो, अभी इनके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ आपका नोट हो चुका है। दूसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन we will consider formation of a hypothetical species called transition state or activated complex. Transition state or activated complex. During reaction, we will consider formation of a hypothetical species called transition state or activated complex, है ना। At transition state, at transition state, 99% bonds of reactant molecules are broken, and 1% of product bond, 1% bonds of products molecules are formed. So you can imagine like this कि ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा जहां पे ऑलमोस्ट 99% क्या होंगे, 99% जो है ना क्या होगा, 99% जो है ना बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट के टूट चुके होंगे। एंड 1% ऑफ बॉन्ड, 1% ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 1% बॉन्ड्स ऑफ 1% बॉन्ड्स, यहाँ पे थोड़ा फ्लो टूट रहा है लैंग्वेज का, लिख लो ऐसे, 1% बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, है ना। तो 1%, एक से थोड़ा ज्यादा, कोई कहेगा सर मैं 98 मान लूं, दैट इज ओके, 98 मान सकते हो, 97 मान सकते हो, जस्ट आप समझ ही लीजिए ऐसा कुछ थ्योरी है कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट पार्टिकल के बॉन्ड्स ऑलमोस्ट टूट चुके होंगे और प्रोडक्ट पार्टिकल के बॉन्ड्स स्टार्ट हुए होंगे। अभी आपने पढ़ा था, मुझे लगता है शायद आपकी क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी SN2 मैकेनिज्म का हुआ था, शायद देखा था आप लोगों ने, SN2 मैकेनिज्म देखा था, देखा था। तो SN2 मैकेनिज्म का जो ट्रांजिशन स्टेट होता था, याद है आप लोगों को? ट्रांजिशन स्टेट याद है? बैक साइड से कौन आता था? न्यूक्लियोफाइल आता था,
और इधर से क्या होता था, लीविंग ग्रुप जा रहा होता था। तो जो ट्रांजिशन स्टेट थी उसमें ना तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल पूरा जुड़ता था और ना तो इधर से क्या होता था, ना तो इधर से ये जो लीविंग ग्रुप था पूरा निकलता था। तो लीविंग ग्रुप भी 100% अल्काइल हैलाइड को छोड़ के नहीं जाता था या सबस्ट्रेट को छोड़ के नहीं जाता था, और न्यूक्लियोफाइल भी सबस्ट्रेट पे कंप्लीटली जुड़ नहीं पाता था। यू कैन फील दैट, आपको फील आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ आ रहा है समझ में, ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ रहा है ना। और वहां पे किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता था, वहां पे किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता था। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता था। क्या बनता था इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन बनता था। बहुत अच्छी बात है। और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वगैरह सब करा के आप लोग है ना अल्काइल हैलाइड वगैरह बनाते थे। मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती थी? क्या SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती थी क्या? हाँ बनती थी। क्या SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती थी? बनती थी है ना। कब बनती थी, कब बनती थी ट्रांजिशन स्टेट? कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी? SN1 रिएक्शन में कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी? हाँ 2 बनती थी है ना। ठीक है इस तरीके से। तो एक तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनती थी, जहां पे कार्बोकैटायन बनता था, ठीक है। और दूसरी कहां पे बनेगी, जब वो क्या करेगा, जब वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, अटैक करता था है ना। जब वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, अटैक करता था। कम से कम 2 तो बनेगी है ना, कम से कम 2 तो बनेगी है ना। उसके बाद अगर उसको रीअरेंज करना है तो एक अलग बात है, फिर वो अलग बना लेगा है ना। याद आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट 2 अलग अलग चीजें हैं? क्या हमारी क्लास में सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट जो है ना वो अलग अलग चीजें हैं? समझ में आ गया। हाँ काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट में। सो ट्रांजिशन स्टेज इज डिफरेंट देन द इंटरमीडिएट। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट हमेशा डिफरेंट होती है ना। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होता है, ऑलमोस्ट बॉन्ड्स कैसे हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। ज्यादा बॉन्ड क्या हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, और 1% बॉन्ड लगभग स्टार्ट हो रहे होते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ना स्टार्ट हो रहा होता है। सिंस यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है ना वो ब्रेकिंग हुई है, ज्यादातर तो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इसीलिए इसने ट्रांजिशन स्टेट ने क्या किया होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। ट्रांजिशन स्टेट बनते समय एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी या लिबरेट ज्यादा हुई होगी, है ना। ठीक है, हाँ एब्जॉर्ब ज्यादा हुई होगी। तो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो मैक्सिमा पे एग्जिस्ट करती है ना। ट्रांजिशन स्टेट हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट हैव maximum energy and cannot be isolated। ठीक है, उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट क्या कर लो, निकाल के अलग रख लो, और फिर जब आपका मन करे तो उसके बाद आप क्या कर लो, उसके बाद आप क्या करो, उसको रिएक्शन को रिएक्ट करा लो। ऐसा नहीं होगा। एक बार पार्टिकल ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गए तो वहां पे क्या होगा, वहां पर उनको रिएक्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्पीसीज। सो इस थ्योरी का जो बेस है वो ट्रांजिशन स्टेट ही है, और वो हमने कैसी मानी हुई है, एक हाइपोथेटिकल मानी हुई है। ठीक है, तो जो चीज हाइपोथेटिकल है उसे उठा के या अलग निकाल के आइसोलेट करके कंटेनर में भर के नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से तो ट्रांजिशन, लेकिन इंटरमीडिएट को रखा जा सकता है ना। इंटरमीडिएट कैन एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट लाइफ उनकी होती है, उनकी हाफ लाइफ भी होती है। तो इंटरमीडिएट को हम बाहर निकाल के रख सकते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से इंटरमीडिएट पे चीजों को रोका जा सकता है ना, इस तरीके से। सेम लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रियल हो जाएगा, मतलब रियल उस तरीके से। तो हाइपोथेटिकल ही माना गया है ना, है ना।
एज इट इज स्टेबल, है ना। हाँ, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे आपका मतलब वो होता है ना, ट्रोपिलियम कैटायन वगैरह होते हैं ना, एरोमेटिक कैटायन जो होते हैं ना, तो उनके सॉल्ट मिलते हैं बाकायदा, है ना। सर उसमें तो NU पूरी तरह अटैच भी नहीं हुआ है और लिविंग ग्रुप पूरी तरह नहीं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि लिविंग ग्रुप पूरी तरह से हटा नहीं है, तो बिल्कुल हटने ही वाला है। लिविंग ग्रुप जब हटने वाला होगा ना, तभी जाके वो अटैक कर रहा होता है, जगह बन रही होती है। जब तक बॉन्ड कार्बन 4 ही बॉन्ड तो बना पाएगा ना, तो जब तक वो लिविंग ग्रुप वाला सिंगल बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं होगा, तब तक इधर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं। इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है सबसे मैक्सिमम होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो आप ऐसा एक वन डिफरेंस की अगर बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल एंड एग्जिस्ट एट द मैक्सिमा, हैव मैक्सिमम एनर्जी। इंटरमीडिएट आर शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड, है ना, वो शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड होते हैं, वो उनको जरूरी नहीं कि उनको मैक्सिमम पे एग्जिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में, ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन ना हो। आई रिपीट, ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन ना हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये वाली बात मैंने काफी कुछ डिस्कस कर दिया, काफी टाइम दे दिया है, मैं इसको हटा रहा हूँ अब, है ना। ठीक है, ओके, हाँ मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर। ठीक है, yes, SN2 mechanism doesn't have intermediate. So well, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करोगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन में क्या होगा आप देख लीजिए इसमें। बेसिकली आप लिखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू KTG, there will be 10 की पावर 9 collisions per second at 1 atm pressure and 298 Kelvin temperature. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ाई जाती है आपको। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं बताया गया होगा ना, Z11 या Z का कहीं उसमें बताते हैं। वैसे तो गैसेस स्टेट में पढ़ाते हैं, पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कोलिजन फैक्टर, कोलिजन वगैरह वहां पढ़ाते हैं। तो अगर आप वहां से अगर आप इस डेटा को लेकर आए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना। हाँ, रियल गैस में पढ़ाया होगा। हाँ, कोलिजन इलास्टिक होंगे बिल्कुल। मीन फ्री पाथ वगैरह ये सब बताया गया होगा, वहां पर ही पढ़ाया गया होगा। बिल्कुल सही बात है, वहीं पढ़ाया गया होगा। अकॉर्डिंग टू द KTG देयर विल बी 10 की पावर 9 कोलिजन्स पर सेकेंड एट 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो ऐसा होता है कि 10 की पावर 9 कोलिजन होते हैं पर सेकेंड। अब अगर इतने कोलिजन एक सेकेंड में होते हैं और ये सभी के सभी कोलिजन अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में चले जाते हैं, तो फिर तो आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 की पावर 9 बन गए, फिर 10 की पावर 9 बन गए, फिर 10 की पावर 9 बन गए, ऐसे करके बहुत ही शॉर्ट में, मतलब एक आध मिनट के अंदर तो मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट में फॉर्मेशन। तो हर एक रिएक्शन काफी फास्ट हुआ करेगी। लेकिन हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रिएक्शन बहुत स्लो भी है, और ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो बहुत कैसे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, फास्ट भी हैं। दोनों तरीके के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से ये बात लग रहा था
कि यार ये जो 10 की पावर 9 कोलिजन जो हो रहे हैं, है ना, ये सभी के सभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस ए बी, ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो ये हो गया A2 प्लस बी हो गया मान लो। तो इनमें आपस में जितने कोलिजन हो रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ नहीं पहुंचते हैं, और उन सभी के ना पहुंचने का जो रीजन है वो इन्होंने जो बताया, इनका कहना ये था कि बेसिकली ये जो होगा ए प्लस ए बी जो है ना, वो इस एनर्जी लेवल पर है, उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना। इस तरीके से ये आर्नियस ने समझाया कि भाई ऐसा होता है कि इनको एक सर्टेन लेवल पे जाना पड़ता है, इनको एनर्जी गेन करके यहाँ पहुंचना होता है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। और ये जो डिफरेंस है इसका नाम उन्होंने क्या दिया, इसका नाम उन्होंने ईए दिया। ईए इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये इज कॉल्ड। तो एक नया टर्म आया केमिस्ट्री में या साइंस में, दैट कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सारी बातें भी समझाएंगे, रुकिए ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये A2 प्लस बी बना देगा। तो इनका कहना ये था कि ए और बी में से जो कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन उन कोलिजन में जिनकी एनर्जी इतनी होगी कि वो कोलिजन करके यहाँ पहुंच जाएंगे, वही यहाँ आएंगे। तो 10 की पावर 9 में से सभी के सभी जो है ना, 10 की पावर 9 में से सभी के सभी, है ना, 10 की पावर 9 में से सभी के सभी जो है ना वो क्या होंगे, सभी के सभी पार्टिकल्स जो है ना वो यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, है ना, यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। अब यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये सभी जब नहीं पहुंच पाते हैं तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लिया मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का उन्होंने सहारा लिया, है ना, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का उन्होंने सहारा लिया कि जब उन्होंने को ये एक्सप्लेन करना था एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह के बारे में। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक होता है ऐसे करके, एफ वी करके एक फंक्शन होता है, दैट कॉल्ड 4 पाई m अपॉन 2 RT, ऐसा कुछ है यहाँ पे। एक मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा अभी। ए की पावर माइनस m v स्क्वायर m इंटू 2v स्क्वायर r इंटू टी। यहाँ पावर 3/2 होता है, यहाँ पे कुछ टर्म चेंज हो रहा है इस जगह में। एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये मैंने लिखा है एफ यू बराबर 4 पाई m अपॉन m इज द मॉलिक्यूलर मास 2 पाई RT की पावर 3/2। ये v स्क्वायर लिखा हुआ है, ये e की पावर माइनस लिखा हुआ है, माइनस हाफ mv स्क्वायर अपॉन RT, हाफ mv स्क्वायर अपॉन RT। ये दिख रहा है सब लोगों को, देख लीजिएगा, है ना, ये देखो आप, है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, देखो, ठीक है, ये प्रॉपर विजुअल होना चाहिए। ठीक है, सबको दिख रहा है। हाँ, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में, इसके ग्राफ को जब बनाया गया, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को जब बनाया गया, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे ये बनता है। और यहाँ पे जो एफ यू होता है, ये एफ यू होता है, एफ वी जो है ना ये होगा, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ये जो पार्ट, ये ग्राफ है इसके और स्पीड के बीच में ग्राफ होता है। यहाँ पे स्पीड है, या यहाँ पे स्पीड को हम यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो v के रिस्पेक्ट में, तो ये जो मैक्सिमा आता है ना, यहाँ पे जो मैक्सिमा आता है, ठीक है ना, ये मैक्सिमा ही क्या बताता है, ये जो मैक्सिमा होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये आपका UMPS होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। बाकी स्पीड जो होती है वो इंटीग्रेशन से बनती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो किससे बनती है, वो बनती है डिफरेंशिएशन से। इसको मैक्सिमाइज किया जाता है,
है ना, इसको मैक्सिमाइज करने के बाद जो है ना वो हम लोग आगे बढ़ते थे। ये है, इस तरीके से रहता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको ये वाला जो दिख रहा है ना टर्म, ये वाला यू स्क्वायर वाला टर्म जो दिख रहा है, ये वाला, तो इस वाले की वजह से ये जो कर्व है ये पैराबोलिक है ना, इसकी वजह से ये पैराबोलिक है, शुरुआत में पैराबोलिक है, और बाद में जो इस तरीके से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जो इन्फिनिटी तक जो जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इसके इस वाले पार्ट से गवर्न होता है, e की पावर माइनस वाले पार्ट से गवर्न होता है ना, ये e की पावर माइनस वाले पार्ट से गवर्न होता है, इधर जो जा रहा है ऐसे जो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जो जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका e की पावर माइनस वाले पार्ट से गवर्न होता है। जो शुरुआत में ये पैराबोलिक हो रहा है, ये पैराबोलिक होने का रीजन जो है ना वो इसके वजह से है, v स्क्वायर की वजह से है। फील आ रहा है? तो इस तरीके से उन्होंने देखा। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहाँ था, वो था गैसेस स्टेट में, बताते हैं, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाते हैं, गैसेस स्टेट में पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां पढ़ाते हैं। और वहां ये बताया जाता है कि गैसियस सिस्टम में हर एक तरीके की स्पीड होती है ना, ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पीड काफी कम होती है। ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, यहाँ का जो एरिया होता है, ये वाला, ये एरिया बताता है कि जैसे यहाँ मान लो 0 है और यहाँ पे मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो जो एरिया है ये बता रहा है कि 0 से लेके 100 मीटर पर सेकेंड तक के कितने पार्टिकल यहाँ पे होंगे। जो एफ यू होता है ये क्या बताता है, ये बताता है, देखो मैं लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पर्टिकुलर स्पीड, ये बताता है, ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, कितना फ्रैक्शन है जो कि ये स्पीड रखता है, और एरिया बता दोगे तो एरिया क्या होगा, 0 से 100 के बीच रखने वाले पार्टिकल का आपको नंबर मिल जाएगा, कितने पार्टिकल के पास 0 से 100 के बीच की स्पीड है। और अगर आप केवल लाइन खींचोगे, एरिया नहीं बनाओगे, जैसे यहाँ पे लाइन खींची गई है, यहाँ मैक्सिमा से लाइन की, तो यूएमपीएस आएगा, और ये यहाँ पे आप जो वाई एक्सेस होगा वो बता देगा कि कितने परसेंटेज या कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बीच में के पास ये यूएमपीएस होगा, है ना। वाई एक्सेस पर रिएक्टेंट आएगा ना, नहीं रिएक्टेंट नहीं आएगा, वाई एक्सेस पर जो है ना, यहाँ पर एफ यू आएगा, यहाँ पे एनर्जी आएगा, है ना, यहाँ एनर्जी के बीच में यहाँ पे ग्राफ खींचा जा रहा है। तो और इसके पास ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जैसे मान लो ये 2000 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आप ले लेते हैं। तो मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब उसने देखा तो उसने कहा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर, है ना, एक पर्टिकुलर एक्स एक्सेस पर कौन सा प्लॉट आएगा ग्राफ 1 में, एक्स एक्सेस पर ग्राफ 1 में जो प्लॉट आएगा वो रिएक्शन पैरामीटर लिखा जाता है, श्रेया कॉसिक, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे बस इस तरीके से लिखा जाता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दिया जाता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और कुछ नहीं लिखते हैं ऐसे, बस छोड़ देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक रिएक्शन हो रही, मेन एनर्जी से मतलब होता है। एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं लिखा है, या रिएक्शन पैरामीटर या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई फोकस नहीं है फिलहाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, आगे समझ में, ओके। तो अब यहाँ पर आते हैं वापस अपने इस वाले पॉइंट पर, ओके। सर ग्राफ में प्रोडक्ट पॉइंट रिएक्ट पॉइंट के अलावा, हाँ प्रोडक्ट का पॉइंट रिएक्टेंट पॉइंट के नीचे बनाया गया है, ऊपर भी हो सकता है, यस, ज्यादा स्पीड के पार्टिकल यहाँ पे कम होंगे, बिल्कुल। ये जो एरिया आ रहा है, एरिया जो आता है वो ज्यादा स्पीड के पार्टिकल का एरिया जो होता है वो कम आता है, कम निकल के आ रहे हैं, है ना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, कि, है ना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो 10 की पावर 9 कोलिजन हो रहे हैं, वो तो सब मिला के हो रहे हैं, लेकिन जो इसको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करेंगे, वो पार कर पाएंगे जो एक लिमिटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड रखते होंगे, है ना, लेकिन उनका नंबर कैसा है, उनकी संख्या कम है, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं। या जैसे ऐसे समझ लो कि अगर हम ये बात करें कि हमारे जैसे आप ऐसे समझो कि आप किसी सड़क पे खड़े हो जाओ, एक बिजी रोड है, वहां पे खड़े हो जाओ और वहां देखो कि लोग कितनी स्पीड से निकलते हैं, है ना, शहर के अंदर, है ना। तो जैसे मैं आपको स्पीड देता हूँ 20 की, बाइक से चल रहे हैं, 40 से चल रहे हैं, ठीक है, 50 से चल रहे हैं, 60 से चल रहे हैं, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, और 120 ऐसे करके है।
तो आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग किस स्पीड से चलते होंगे आपकी सिटी में? ज्यादातर लोग किस स्पीड से चलते होंगे आपकी सिटी में? चैट ओपन है ना? किस स्पीड से चलते होंगे ज्यादातर लोग? 40 से चलते होंगे ना, ज्यादातर लोग 40 से चलते हैं, है ना? ठीक है, ओके, मोस्टली लोग इसी तरीके से चलते हैं, इसी 40 के इसी का। तो ये जो 40 है ये आपका यूएमपीएस है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना? यूएमपीएस आपका है। ज्यादातर लोग इसी से चलते हैं, ज्यादातर लोग परसेंटेज जो है ना ज्यादातर इसी से चलते हैं। कौन चलता है ये अपने को पता नहीं है, कौन चलता है ये अपने को पता नहीं, क्योंकि एक दिन हो सकता है जो आदमी 40 से चल रहा हो अगले दिन वो 50-60 पे चला रहा हो, थोड़ा घर जाने की जल्दी हो, है ना? इस तरीके से प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क, लिसन, है ना? फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना? कोई चीज अगर आप अभी सिर्फ सुनो, कुछ मत लिखो, चैट ओपन है, अननेसेसरी कोई क्वेश्चन मत पुट करो, ओके? या चैट बंद करता हूं तो भी प्रॉब्लम होएगा, है ना? क्योंकि लाइवनेस खत्म होगी। केवल सुनो, हर एक डाउट ले लूंगा, है ना? हर एक डाउट ले लूंगा, हर साल 3-4 बार पढ़ाता हूँ टॉपिक को, सारे डाउट मैं यही डिस्कस कर लूंगा, जो भी है ना सब बता दूंगा। तो 40 से चलते होंगे, है ना? 40 से चलते होंगे मोस्टली इस तरीके से, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग 40 से चलते हैं, लेकिन कौन चलता है ये अपने को पता नहीं, तो आप मार्क नहीं कर सकते। गैसेस सिस्टम का भी वही हाल है कि अपने को ये पता है कि ज्यादातर पार्टिकल यूएमपीएस से चलते हैं, लेकिन कौन सा पार्टिकल यूएमपीएस से चल रहा है गैसेस सिस्टम में वो पता नहीं है ना? इस तरीके से है ना, मैक्सिमम लोग इसी से चल रहे हैं। अब होता क्या है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो एक मिनिमम स्पीड से मतलब चलते, बहुत धीमे गाड़ी चलाते हैं, जैसे ये वाले। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं ना वो बचते नहीं है, 120 वगैरह वाले ऐसे लोग होते नहीं है, और ऐसे लोग बचते नहीं है। ये 100 और 120 से लोग गाड़ी चलाते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट को पार कर जाते हैं सीधे सीधे ऊपर, है ना? ये जो है ना, ये वाले जो है ना 100 से 120 से जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये इनका ट्रांसफर हो जाता है ना, इनका ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है? समझ में आया? तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही है कि एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड जब रखते हैं ना पार्टिकल, वो कम होते हैं लोग, है ना? लेकिन वही ट्रांजिशन स्टेट को पार भी कर जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है यहाँ पर कि ट्रांजिशन स्टेट रखने वाले पार्टिकल का नंबर कैसा होगा, आप बोलो? ट्रांजिशन स्टेट को, है ना, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को जो पार करने वाले पार्टिकल का नंबर कैसा होगा? हाँ, बहुत कम होगा। और वो किस वाले पार्ट से गवर्न होगा? पैराबोलिक पार्ट से गवर्न होगा या एक्सपोनेंशियल पार्ट से गवर्न होगा? पैराबोलिक पार्ट से गवर्न होगा या एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से गवर्न होगा। इसने क्या किया, बहुत ही स्मार्टली, देखना यहाँ देखो बोर्ड पे, सब लोग बोर्ड पे देखो, बहुत ही स्मार्टली ये पढ़ो क्या लिखा है, ये माइनस साइन लगा, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज द मास, मॉलिक 1 मोल का मास होगा, यहाँ पे कैपिटल एम लिया है तो 1 मोल का मास है। ये क्या लिखा है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, के ही होता है ना? तो ये वाला जो फैक्टर है ये वास्तव में क्या था, ई की पावर माइनस के ई बाई आर टी, ये था। इसी जो के ई था ना, इसी के ई को इसने ये रखा हुआ है। अब आ गया फील एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आया था, अब आ गया, इसी काइनेटिक एनर्जी को ही उसने क्या रखा होता है ना? जब जब आर्हेनियस ने मैक्सवेल से रिजल्ट उठाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह पे वहां पे क्या लिख दिया, एक्टिवेशन एनर्जी लिख दिया। और उसने कहा कि ये वाला जो यहाँ पे उसने कहा ये एफ पार्टिकल होगा, एफ बराबर ई की पावर माइनस ई बाई आर टी। उसने कहा ये वाला जो एरिया है, ये किससे गवर्न होगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट से गवर्न होगा। और उसने कहा एफ बराबर ई की पावर माइनस ई आर बाई आर टी, ये वाला मैं ले लूंगा, मेरे काम का ये है ना? फिर उसने कहा एफ का क्या मतलब है, एफ का मतलब उसने कहा, एफ का जो उसने मीनिंग बताया लोगों को, वो क्या बताया बताता हूं आपको। एफ का जो मीनिंग बताया वो था, उसने कहा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल, है ना? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल इज गिवन बाय एफ बराबर ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक क्वेश्चन है आपकी सीट में, है ना? उसमें केवल आपको दो चीजें बताई गई, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर बताया गया, और पूछा गया कितने
परसेंटेज पार्टिकल जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाएंगे। आपको यही रखना है, उसका आंसर 0.1 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10% आंसर आता था। मेरे ख्याल से अभी भी होगा, वो क्वेश्चन सीट में होना चाहिए, पहले था, है ना। तो उसका आंसर 10% आता था। तो ए की पावर माइनस ए बाई आर टी इंटू 100 करोगे तो उसने कहा कि ये वाला जो फ्रैक्शन है यही केवल एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार कर पाएगा। और उनका ये भी था कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, अगर आपने T1 किया और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो ये मैक्सवेल का कर्व होता तो ऐसे हो जाता था, ठीक है। तो T2 था, तो T2 टेम्परेचर पे क्या था, T2 बड़ा था T1 से, और T2 जब आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती थी जिनकी स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या हो जाती है, एरिया बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बोलो ये वाला एरिया बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर एक्सोथर्मिक हुआ, अगर एक्सोथर्मिक हुआ है ना तो भी बढ़ेगा, ध्यान रखना, दो भी बढ़ेगा। आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे मत पहुंचो, केमिकल इक्विलिब्रियम में केवल फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट था, रेट की बात नहीं हो रही थी यार, रेट की बात वहां नहीं हो रही थी, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट होगा, चाहे यहाँ एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को या लेवल को पार करने वाले पार्टिकल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। बहुत ज्यादा डाउट है लोगों को इस वाले पार्ट पे, प्लीज प्लीज सुनो, ध्यान से लिख लो, वो मैं जो कह रहा हूँ बिलीव करो उस पे, माइंड बहुत देर से एक्सेप्ट करेगा बिकॉज आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रट रखा है उसको, है ना। तो उसको बिलीव करो कि एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, कैसा भी रिएक्शन हो यही ग्राफ आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना एफ वाला, इसका एरिया बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ज्यादा बढ़ेंगे, रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए रिएक्शन कोई भी बनी रहे, टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको क्या दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, देवेश कह रहा है, बिल्कुल देवेश कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो रिएक्शंस हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनके रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, बिल्कुल यही समझाना चाह रहा हूं मैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, समझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन जो रेट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल सही देवेश, है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई समस्या नहीं। What about EA? EA is a temperature independent quantity. EA लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आगे लिखाऊंगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वाई एक्सिस पर E जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। नहीं, ये ज्यादा स्पीड VRMS नहीं है, VRMS तो यही पास में होती है, बिल्कुल यहाँ पास में होगी, है ना, VRMS तो बिल्कुल पास में होगी, ठीक है। F वाला फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये मैक्सवेल रिलेशनशिप से आया है, यहां से लेकर आए हैं इसको, है ना, यहां से लेकर आए हैं, ठीक है। चलो अब मैंने काफी टाइम दे दिया। कैटलिस्ट मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ा देगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इसको नीचे ला देता है, नीचे लाकर ज्यादा पार्टिकल क्रॉस करना चालू कर देते हैं, और टेम्परेचर से क्या होता है, एनर्जी ज्यादा मिल जाती है तो ज्यादा पार करना चालू कर देते हैं। तो दोनों तरीके से रेट को बढ़ाते हैं विशाल, है ना, दोनों तरीके से रेट को बढ़ाया जा सकता है। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन नॉट, है ना, कर दिया मैंने एक्सप्लेन काफी कुछ, ठीक है, नोट कर लीजिए, कुछ बाकी हो तो बताओ, है ना, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनका कहना यह था, तो अभी तक अगर आप देखें तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखी है, अभी तक हमने ये पता कर लिया है कि कितना, हमने उन पार्टिकल के बारे में पता कर लिया जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, उनके बारे में हमको पता चल गया, और थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का फील आ गया। लेकिन केवल, और क्या आपको क्या लगता है कि केवल एनर्जी का सफिशिएंट होना ही
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? क्या एनर्जी का सफिशिएंट होने से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं हो जाएगा। और किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ओरिएंटेशन की, है ना। तो ओरिएंटेशन जो होता है, तो नाउ विल डिस्कस अबाउट ओरिएंटेशन इफेक्ट, है ना। इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, है ना। इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, है ना। तो इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, तो इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन में, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। स्टेरिक फैक्टर अपन पी बोलते हैं, है ना। स्टेरिक फैक्टर अपन पी बोलते हैं, है ना। तो स्टेरिक फैक्टर बोले या ओरिएंटेशन बोले, तो अगर अच्छा ओरिएंटेशन है ना, जस्ट एक समझाने के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कैसे होता है ये। हमने जो रिएक्शन लिया था वो लिया था A प्लस ए बी गिविंग यू A2 प्लस बी, है ना, ये लिया था। तो अगर मान ले ये A का पार्टिकल है और ये भी A का पार्टिकल है और ये B का पार्टिकल है, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में ऐसे टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रॉपर कोलिजन कहलाएगा। ये प्रॉपर कोलिजन कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपको यहां पे अगर इस तरीके से कोलिजन करा दिया जाए कि यहां पे ए के सामने बी लाया जाए इस तरीके से, तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर कोलिजन। टेम्परेचर वाला ये स्टेटमेंट था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसे पार्टिकल्स का नंबर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ही अपन ने क्या लिखा था, एक्टिवेशन एनर्जी लिखा था। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा एनर्जी होगा, तो ज्यादा आसानी से पार्टिकल क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे। इसलिए क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल अगर पार करेंगे तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, इस तरीके से, है ना, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाले में यही था, मैं बता दूंगा आगे चल के। आप लोग बहुत पेशेंस लूज कर जाते हो, मुझे बढ़ने ही नहीं देते हो, है ना। मैं जब बोल रहा हूं तो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, अभी आर्डिनेस इक्वेशन सामने नहीं आई है हरीश, रुक जाओ अभी, है ना। ड्राइव कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हो तो मैं सीधा लिख देता हूँ, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कम क्यों हो जाएंगे भाई, है ना। सर मैक्सवेल इक्वेशन में m दोनों अलग है क्या? नहीं अलग है, अलग नहीं है, दोनों जगह एक ही है। स्टेरिक फैक्टर के ब्रैकेट में p लिखा जाता है, p से ही सिंबल दिया जाता है, इसको p दिया जाता है ना। अगर पार्टिकल आपस में ऐसे टकराए, इस तरीके से टकराए, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। a और a आपस में जुड़ जाएंगे और A2 बना लेंगे और b अलग हो जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा। ये इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, ये वाला, ये इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगा। अब सुनो, इसके पास, इस तरीके के कोलिजन के पास एनर्जी ज्यादा होने के बावजूद ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, मैं ये कह रहा हूं। ये जो कोलिजन हो रहे हैं ना, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होने के बाद भी यहां पे आपको A2 नहीं मिलेगा। समझ में आया नहीं आया, ये कह रहा हूं। इसलिए मैं इसको क्या बोला हूं, इम्प्रॉपर कोलिजन बोला हूं। हाँ, मॉलिक्यूलर मास लिख सकते, बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल की एनर्जी लिख सकते हो आप, है ना, ठीक है। शिवम क्या पूछ रहे हो भाई, सर क्या पूछ रहे हो शिवम?
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे, तो आपस में कोलिजन करेंगे, ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर हो और एनर्जी कितनी भी हो तो रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। चैट को डिसेबल कर ही देते हैं ना, क्योंकि क्या है, बेवकूफ़ी जो है ना ज़्यादा चालू हो जाती है, सुनते हैं नहीं ध्यान से, एक ही स्टेटमेंट है ना, पता नहीं अभी मैंने कितनी बार बोला होगा ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला स्टेटमेंट, कम से कम अभी मेरे को लगता है 5-6 बार तो मैं बोल चुका हूँ, इसके बावजूद अभी भी सर रिपीट सर है ना, अभी भी रिपीट सर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला जो है ना स्टेटमेंट रिपीट करो। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और है ना, एक बार और सुन लो, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है ना, रेट टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, रेट जो है ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो बेवकूफ है उन्हें नहीं समझ में आएगा, ये भी लिख लो, है ना। तो यहाँ पर जो ए और ए आपस में क्या करेंगे, टकराते हैं, ए और ए आपस में टकराएंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, A2 बना देंगे, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाएगा। इस वाले कोलिजन में क्या होगा, इस वाले कोलिजन में अगर आप ये कैसे करेंगे, अगर आप ये करते हैं, कोलिजन कराते भी हैं और एनर्जी ठीक ठाक भी है, तो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा भी है तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, मान लो पी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे कोलिजन की कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं चैट ओपन करूंगा और बंद भी कर दूंगा 2 मिनट के बाद। यहाँ पे कोलिजन की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, इनमें से काम की कितनी है, इफेक्टिव कितनी है, 1, तो कितने परसेंट चांस है, जो है ना उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, हाँ 50% चांस है, ठीक है, चलो बंद कर रहा हूं मैं चैट, है ना, तो 50% चांस है, और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो पी की वैल्यू है आप यहाँ पे कितना ला सकते हैं, 1/2 ला सकते हैं, है ना, पी की वैल्यू जो है ना वो 1/2 ला सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, कि मतलब 100 कोलिजन हो रहे थे, लेकिन 100 कोलिजन में केवल 50 कोलिजन जो है ना वही क्या हो पाए, वही केवल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। दैट फील गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना, इफेक्टिव कोलिजन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको दे देगा। इफेक्टिव कोलिजन के लिए वी नीड 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली, क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी to cross the activation energy level. We need 2 things simultaneously. We need 2 things simultaneously, तभी ऐसा होगा। Just type SCR सुपर क्लियर, यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है किसी को भी, इफेक्टिव कोलिजन तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन तक आपको समझ में आ चुका है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, चैट बंद कर दी मैंने, है ना। अब इसमें क्या करो आप, जो अब जो रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन था, रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था A + AB विल गिविंग यू A2 + B, ऐसा था। अब इसका जो रेट आप लिखोगे, इसका रेट आप ऐसे लिख सकते हो ना, सॉरी रेट जो लिखा जाएगा, रेट में अभी के नहीं लगाते, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A की पावर X और AB की पावर Y। इसमें कोई समस्या है, अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, रेट नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, रुक जाओ, इट शुड बी रुक जाओ 1 मिनट, वेट ए मिनट, मैं लिख रहा हूं कोलिजन रेट, है ना, कोलिजन रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरीके से हो जाना चाहिए, ये कोलिजन रेट हो जाएगा, है ना, मतलब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होंगी उनके हिसाब से क्या होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी आएगी कोलिजन रेट की, ज्यादा पार्टिकल होंगे ज्यादा कोलिजन होगा, और कुछ पावर आवर जो होगा उस तरीके से आ जाएगा। तो कोलिजन रेट जो होगा इसमें इक्वलिटी सा एक जेड लगा रहा हूं, अगर एक कोई कांस्टेंट है जेड, है ना, मैंने लगा दिया, जेड की जो डिपेंडेंसी है वो कोलिजन पे होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर होगा जेड का, क्योंकि ये कोलिजन रेट को बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जो जेड का रिलेशन है वो कोलिजन से पे डिपेंड करेगा, है ना, कोलिजन पे डिपेंड करेगा। क्या कोलिजन रेट, सुनना जो मैं बोलूंगा ध्यान से, क्या कोलिजन रेट रिएक्शन रेट बन सकता है,
क्या कोलिजन रेट रिएक्शन रेट बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। कोलिजन रेट जो है ना वो रिएक्शन रेट नहीं बन सकता है ना, क्योंकि जितने कोलिजन होते हैं वो सारे के सारे कोलिजन, मान लो 10 की पावर 9 कोलिजन पर सेकंड हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब मैं जो अभी मैंने कोलिजन रेट लिखा है, अब मैं रिएक्शन रेट लिखने जा रहा हूं। तो अब मैं रिएक्शन रेट लिखूंगा, देखो ध्यान से, रिएक्शन रेट लिखने जा रहा हूं। रिएक्शन रेट क्या होगा? रिएक्शन रेट कुछ ऐसा होगा कि जो कोलिजन रेट होगा, जो कोलिजन रेट होगा, है ना, कोलिजन रेट में क्या करना, एफ से मल्टीप्लाई करना, ये वाले एफ से, तो क्या मिल जाएगा, ये कौन से कोलिजन मिल जाएंगे? जब आप एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कौन से कोलिजन मिल जाएंगे ना? अभी इफेक्टिव नहीं मिले, अभी इफेक्टिव नहीं मिले, जो क्रॉस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सकते हैं, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सकते हैं, ये वो कोलिजन मिलेंगे। समझ में आया? और इसमें जब आप P मल्टीप्लाई कर दोगे, अब क्या हो जाएगा? अब आपका इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा? यही आपका इफेक्टिव कोलिजन होगा। और इफेक्टिव कोलिजन ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? इफेक्टिव कोलिजन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सुनो, हो जाएगा? समझ में आ गया सबको, है ना? जस्ट टाइप सुपर क्लियर, SCR, है ना। फील हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आप कर पाओगे आसानी से, है ना। जब भी आपसे कोई पूछेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह, बहुत अच्छा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट है ना ग्राउंडेड हो गया है ना, डीप हो गया है, और आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर, ये मैं रिएक्शन रेट की जगह मैंने आर लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा P इंटू एफ इंटू कोलिजन रेट Z A की पावर X AB की पावर Y। सो आर बराबर, ये है F है, यहां पे मैं कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूं, P लिख रहा हूं, Z लिख रहा हूं, और E की पावर माइनस EA बाई RT लिख रहा हूं। A की पावर X और AB की पावर Y। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब इसको क्या करो, हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, जिसे मैंने शायद अब तक 50 टाइम्स तो क्लास में लिख दिया होगा, है ना, वो कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन है रेट बराबर K टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, है ना। ये इक्वेशन है, इससे आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, इससे आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। यस, P जो है ना वो एक तरह से प्रोबेबिलिटी जैसा ही है, P जो है ना एक तरह से प्रोबेबिलिटी जैसा है, बट वैसा थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना। वी डिस्कस ऑन दैट, है ना, अभी डिस्कस करते हैं उस पर, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो कांस्टेंट होगा के, वो होगा P Z E की पावर माइनस EA बाई RT। ये जो आपको PZ दिख रहा है ना, इसी को हम कैपिटल A लिख देते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये इसके नाम है, इसके लिए कैपिटल ए लिखा जाता है, और के बराबर A टाइम्स ऑफ EA बाई RT लिखा जाता है,
यही आर्हेनियस इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। ये आर्हेनियस इक्वेशन होगा। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, पी एफ जेड इक्वल टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट, बिल्कुल पी एफ जेड इक्वल टू जो होगा वो ये बन जाता है के बराबर इस तरीके से होगा। तो अब ठीक है ना। कुछ लोगों जब मैंने स्टार्ट किया तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, तो मैंने वही कहा, मैंने कि स्टार्ट तो अभी किया ही नहीं है, पहले कैसे पढ़ लिया। हाँ जी, पी क्यों मल्टीप्लाई किया? पी इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उसमें जब आप एफ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो मिल जाते हैं जिनके पास ठीक ठाक एनर्जी है, जो पार कर सकते हैं। लेकिन जब आप पी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिनके पास ठीक ठाक एनर्जी है और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन है, दोनों चीजें हैं, इसलिए पी मल्टीप्लाई किया, बिकॉज दोनों चीजें चाहिए है मुझको, है ना। ठीक है, दोनों चीजें है ना। ठीक है, दोनों चीजें हमको चाहिए होती हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में? नितेश क्या हो गया? यस, पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो हाँ, पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो ठीक है, वो आपने समझ लिया होगा। उसके लिए तो हम लोग एक काम करते हैं इस पे थोड़ा सा नहीं, पी को, हाँ, पी इज अ फैक्टर दैट गवर्न फॉर द प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन को गवर्न करा रहा है। पी इज द फैक्टर, है ना। पी इज द जो फैक्टर है वो, पी जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो किसको गवर्न करा रहा है, वो एक तरह से ओरिएंटेशन को गवर्न करा रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन को गवर्न करा रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखिए आप इसमें, और इसमें लिख लीजिए कि जो ये हो गया, है ना। 1 बज गया, हाँ बज जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। सो के बराबर क्या होगा, ए की पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। तो यहाँ पे जो ए होता है, ये ए जो है ना, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माना गया है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ये भी क्या होगा, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माना गया। होते नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बट यहाँ पे मानी गई है। हम आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला ही पढ़ा रहे हैं, है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। ये एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से रहने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नोट कर लो, मुझे यहाँ पूरा बोर्ड चाहिए होगा, मैं पूरा घटाऊंगा इसको, है ना। जेड का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट है ये, है ना। जेड का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात काम करते हैं इसमें, और भी जो क्वेश्चंस आए हैं आसान आसान पहले काम करते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे ये है ए की पावर ए बाई आर टी, है ना। तो इसमें एक तो ग्राफ बनाया गया है, के वर्सेस टी का ग्राफ आया था, है ना। तो के वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा ऐसे, और ये ग्राफ एक समय जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि अपने को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, क्यों, एक बार टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक समय रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो खत्म होगा, है ना, उस तरीके से। तो ये आपका यही एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना।
और वैसे भी अगर आप ग्राफ खींचोगे ना e की पावर माइनस ax का ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके से ही आता है ना, यही आएगा, है ना। एक ग्राफ और आया है, क्वेश्चन जो आता है वो है जैसे ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो अगर आप इसे ln k लोगे, ln a लोगे और क्या करोगे ई ए बाई आर टी लोगे ऐसे, तो अगर आप चाहो तो इस पे बड़े क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ln k को रखा गया y एक्सेस पे, 1/t को रखा गया x एक्सेस पर, ठीक है, x एक्सेस पे रखा गया और यहाँ पे y बराबर mx प्लस c का ग्राफ खींचा गया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आता है, स्लोप माइनस ई ए बाई आर आता है, और जो इंटरसेप्ट आता है, इस पे बड़े बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इंटरसेप्ट आएगा वो ln a आएगा, सबसे ज्यादा इसी पे आए हैं, यही सब चीजों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी सब पे आए। अभी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है ना, पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में ही भी आया है ना, इस तरीके से। हाँ, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, करते ही है ना, क्यों परेशान हो। ऐसा कौन सा लेक्चर है जो अपलोड नहीं किया है, सारे तो अपलोड करता हूँ। अब इसको जो है ना लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लॉग ए, 2.303 लॉग ए इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो तो लॉग के हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा माइनस ई ए बाई ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे log k होगा और 1/t होगा, यहाँ ln है, यहाँ log है, यहाँ भी 1/t है, यहाँ भी 1/t है, तो ये भी y बराबर mx प्लस c का लाइन आएगा विद द नेगेटिव स्लोप, है ना। तो यहाँ पर स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे स्लोप होगा माइनस का ई ए अपॉन, और जो इंटरसेप्ट होगा वो log a हो जाएगा। इस पे भी आपको खूब सारे न्यूमेरिकल जो है ना आपके सीट में मिल जाएंगे, एग्जाम की जो एक्सरसाइज है जेई मेन जेई एडवांस उन सब में मिल जाएंगे, और अभी रिसेंट मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है सर, आपने क्या बोला था, एक मिनट रुकना सर, आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि ये इंडिपेंडेंट ही होती है, अभी बोला कि होती है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे सिलेबस में जो है ना वो क्या है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना, हमारे सिलेबस में तो इंडिपेंडेंट वाली, ज्यादातर तो इंडिपेंडेंट ही होगा। आगे चल के जैसे अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ी तो वहां जाके आपको थोड़ा सा एडवांस साइंस में जाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट मिलेगी। ठीक है, क्या हुआ बोलो प्रत्युष, नितिश, सर एक बार फर्स्ट ग्राफ समझा दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज तो आ रही है, आवाज तो प्रॉपर आ रही हेलो है। सर। हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस तो फिर बाद में देख लेना तुम वीडियो, वॉइस आ रही है। सर एक बार सर हेलो फर्स्ट सर। ग्राफ समझा दीजिए। फर्स्ट ग्राफ जो है ना बेसिकली क्या होगा, आप इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो जरा, इसमें वॉइस नहीं आ रही है आपकी। t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, है ना। तुम्हारी लेकिन आ रही भाई, तुम जाके तुम दोबारा ज्वाइन करो, है ना, ठीक है नितिश। इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दोगे, है ना, तो क्या होगा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलो, है ना। वैसे तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अभी आप इन्फिनिटी पुट करके देखो यहाँ पे, तो 1 क्या हो जाएगा ये बोलो, e की पावर माइनस 0 आ जाएगा, मतलब e की पावर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से 1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे k का वैल्यू जो होगा वो a के बराबर हो जाएगा, है ना, a का बराबर हो जाएगा। और a का वैल्यू ठीक ठाक होता है, मतलब काफी बड़ा वैल्यू होता है a का।
ए का वैल्यू काफी 10 की पावर 6 की पावर है, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 12 है, ऐसे पावर होते हैं, मतलब बड़ा होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्यों फ्रीक्वेंसी फैक्टर बड़ा क्यों होगा ही यार, फ्रीक्वेंसी जो ए होता था इसके अंदर क्या क्या चीजें हुआ करती थी, बोलो, जेड और पी होता था, और जेड किस पे डिपेंड करता था, कोलिजन्स वगैरह पे, और पी क्या था, वो स्टेरिक फैक्टर था। तो इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी भी होती है बड़ी भी, दोनों तरीके से वैल्यूज होती हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक समय इतना आ जाएगा, इतना बड़ा रेट हो जाएगा कि 100% सभी पार्टिकल ही एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करना चालू कर देंगे। तो उसके बाद ये ग्राफ बढ़ेगा नहीं आगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप टी को इन्फिनिटी तक ले जाओगे, एक समय के बाद ये ग्राफ ऊपर जाना बंद कर देगा, एक समय के बाद ये ग्राफ ऊपर जाना बंद कर देगा, ऐसे करके के की हाईएस्ट, हाँ, ए इज द हाईएस्ट वैल्यू, यस, जो के होगा, के का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ए के बराबर हो सकता है, इस तरीके से। हाँ, सैचुरेशन टाइप का आएगा, क्योंकि जो हमारा ये मैक्सवेल का भी कर्व होगा ना, तो मैक्सवेल वाला कर्व पहले ऐसे था, टेम्परेचर बढ़ाया ऐसे हो गया, और बढ़ाया ऐसे हो गया, और बढ़ाया ऐसे हो गया, एक समय सीधा ही हो जाएगा, एक समय क्या होगा, पूरा ही सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझा, इस तरीके से रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी होती है, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना नेगेटिव भी होती है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको, यहां से इसको नोट करो, है ना, इसको नोट करो, पूरा हो जाएगा, ये हो गया पूरा। नोट हो गया, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट लिखिए आप इसमें, ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव होती है, पहली बात आप जानते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। दूसरी बात आप जानते हैं, हीट क्या होगी, लिबरेटेड होती है, एनर्जी लिबरेट होती है ना, कैसे, तो इसमें जो ग्राफ बनाया जाता है उसमें यहां पे आपके रिएक्टेंट होंगे, और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर पे जाएंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, पी फॉर, आर फॉर रिएक्टेंट है, पी फॉर प्रोडक्ट है ना, इस तरीके से। तो ये जो स्टेट है, दैट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहां से यहां तक का जो बैरियर है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ये ई कहलाती है। इसमें एक लेवल और भी होता है, दैट लेवल इज कॉल्ड EAF, और ये जो होता है वो कहलाता है EAB, ठीक है। और इसमें एक जो ये होता है, दैट ये डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस डेल्टा एच कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ER कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये EP कहलाता है। ये एनर्जी है, ये रिएक्शन पैरामीटर है। अब इसमें जो सिंबल्स हैं उन सिंबल को भी हमको देख लेना चाहिए ना, इन सिंबल को भी हमको देखना चाहिए कि सिंबल क्या क्या है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके लिए, जो है ना, यहां से लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ER का। ER का मतलब है एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। यहां जितने भी रिएक्टेंट होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जो भी होंगे, सबका एक एवरेज एनर्जी लेवल जो होगा वो आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है।
अब जो है ना EEP जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारा EAF, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी होगा। और एक और भी है हमारे पास सिंबल EAB, दैट कॉल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, EAB फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो आपका, अच्छा डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा एच, अभी डेल्टा एच के बारे में बात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो EAF होगा वही EA होगा, ये रिएक्शन का है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का हम लोग लेफ्ट टू राइट ही रिएक्शन का होना मानते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं मानते। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वो जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही जो होगा वो वास्तव में किसका होता है, वही जो रेट वो होगा किसका होगा, वो रिएक्शन का भी वही होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसी को हम लोग रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी मानते हैं। सो प्लीज बी रिमेंबर, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब कैसे आएगा, जो भी इनकी एनर्जी थी उस एनर्जी में अपन ने क्या किया है रिएक्टेंट का जो भी एनर्जी लेवल था उसमें हमने एनर्जी सप्लाई करके जो भी इन्होंने गेन किया कोलिजन से वो यहां पहुंचे और उसके बाद वो यहां वापस आए हैं। तो दोनों रिएक्टेंट कितने एनर्जी लेवल पे थे और बाद में जो प्रोडक्ट बने वो कितने एनर्जी लेवल पे थे, उन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली क्या होगा, वो डेल्टा एच होता है। लेकिन हम कैलकुलेट ER और EP से नहीं करते हैं, कैलकुलेट हम इन दोनों से करते हैं। सो व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच जो होगा वो होगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होगा यहां पे, वो क्या होता है, वो होता है इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को मुझे कैसा प्रूफ करना है, मुझे डेल्टा एच को नेगेटिव प्रूफ करना है। सो वी हैव टू राइट लाइक दिस, EAF का मैग्नीट्यूड माइनस EAB का मैग्नीट्यूड। और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि EAB का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है EAF के मैग्नीट्यूड से, ये दिख रहा है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो EAF जो होगा और EAB जो होगा इन दोनों का ये बड़ा होगा ये छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, तो अपने आप ही डेल्टा एच को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अपने आप ही डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपको बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाना है किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी, रिएक्टेंट को ज्यादा लगेगी या प्रोडक्ट को ज्यादा लगेगी, है ना, हाँ प्रोडक्ट को ज्यादा लगेगी। इसीलिए यहां पे एक कहा जाता है, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, in exothermic reaction products are more stable। स्टेबल में कौन सा, थर्मोडायनेमिक वाला, मैंने बोल दिया आप लिख लेना। प्रोडक्ट्स आर ऐसे लिख देता हूं ज्यादा बेटर, तुम लोग तो नहीं लिखोगे, मैं ही लिख देता हूं। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट आर थर्मोडायनेमिकली more stable than reactant। In exothermic reaction products are thermodynamically more stable than reactant। क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक होगा, हाँ ये ठीक हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो गया। नाउ
अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एंडोथर्मिक के लिए, है ना, हम लोग ड्रॉ करेंगे एंडोथर्मिक के लिए। हाँ, अगर आपको दिया जाए, सुनो मेरी बात, अगर कोई किसी न्यूमेरिकल में आपको ई आर और ईपी एवरेज एनर्जी लेवल, है ना, अगर आपको ये दिया जाए तो फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ही होती है, तो हम लोग वहीं से करते हैं, है ना, ठीक है, वहीं से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ईएबी इज नथिंग बट द रिएक्शन फ्रॉम द बैकवर्ड्स। हमारे पास प्रोडक्ट है और हमको रिएक्टेंट में जाना है, तो प्रोडक्ट से क्या होगा, प्रोडक्ट वाले को आपको एनर्जी वेरियर लेकर उसको क्या यहां पहुंचना होगा, उसके बाद यहां आएगा, तो बैकवर्ड साइड से जाने के लिए ईएबी होता है। ठीक है, नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन आल्सो, है ना, एंडोथर्मिक के लिए ड्रॉ करते हैं। ये नोट हो गया सबका, देख लो एक बार, नोट हो गया? ठीक है, एक बार नोट कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। क्या हो गया निखिल? सर अगर ये बैकवर्ड होता तो ग्राफ यही बनता ना सर? हाँ, Yes. नेचर ऑफ रिएक्शन से बनेगा वो तो, है ना, चाहे आप बैकवर्ड Yes. कराओ चाहे फॉरवर्ड कराओ, नेचर ऑफ रिएक्शन से बनेगा ग्राफ, तो एंडोथर्मिक के लिए अलग बनेगा और उसके लिए अलग बनेगा। ओके सर। ठीक है, ये और बनेगा। सर अगर मान लीजिए जेई एडवांस में सर ये ऐसे दे देता, इसको कन्वेंशनल नहीं देता और ये ईआर या ईपी देता, तो हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने क्वेश्चन देखे भी हैं ऐसे, यस सर, मैंने यस ऐसे क्वेश्चन देखे भी हैं, कहीं हो सकता मिल भी जाए आपको, कहाँ देखे हैं क्योंकि बहुत सारा समय हो गया, देखे हैं मैंने ऐसे Yes. क्वेश्चन, मतलब बनाए हैं लोगों ने। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, यस। ओके, चलो एंडोथर्मिक का लिखो आप लोग, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया जाएगा, उसके केस में क्या होगा, ऐसे बनता है ग्राफ, ये बनेगा, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपका ई आर है, यहां से क्या होगा, ये ई ए एफ है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का हो जाएगा। सिंबल ये सारे लिखे हुए हैं तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अच्छा, एक सिंबल रह गया था उसमें, मैं अभी लिख देता हूं, और ये जो होगा वो ई ए बी है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आएगा, ये वाला डिफरेंस आएगा, दिख रहा है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है ये वाला, ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज समझाना था कि अगर आप जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, सुनना मेरी बात, है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है वो बेसिकली रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का डिफरेंस होता है। सुन लिया, रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन स्टेट तक का डिफरेंस जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, समझ में आया? ठीक है, एक एनर्जी और डिफाइन होती है, दैट एनर्जी वो जीरो लेवल से डिफाइन होती है, यहां से डिफाइन होती है, फ्रॉम जीरो एनर्जी लेवल जहां पे जीरो था से ट्रांजिशन स्टेट तक का डिफरेंस, ये वाला, इसको हम ई थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड, है ना, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो है ना बोला जाता है। ठीक है, ये वाला पूरा ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो है ना बोला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया, इस तरीके से रहता है।
बाकी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ईपी है वो ज्यादा है ईआर से, और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। और आप लोग जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ई ए एफ का मैग्नीट्यूड माइनस ई ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ये बड़ा है इससे, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आने वाली है, ये बड़ा है ना फॉरवर्ड वाला, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो आएगा कैसा आएगा बोलो, वो पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर मैं यहां लिखूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तब जाके वो क्या होंगे, रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं, स्टेबल होते हैं। उनको ज्यादा एनर्जी जब तक आप एनर्जी दोगे नहीं, ज्यादा नहीं सप्लाई करोगे तब तक वो तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, इसके केस में, और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे जो डिस्कशन चल रहे हैं इन्हीं सब पे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप फटाफट कर लोगे इन क्वेश्चंस को, किसी भी स्टडी मटेरियल से आप अटेंड करोगे, क्वेश्चन आपके होते जाएंगे जल्दी जल्दी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चीजें हो रही हैं। तो आप लिख लीजिए कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, endothermic reaction reactants are thermodynamically more stable than product, ये रहेगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास पे, अभी जो है ना आर्हेनियस वाला जो क्वेश्चंस है अभी आप नहीं करोगे, है ना, नहीं अभी नहीं करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे, एक लेक्चर के बाद करेंगे ना, है ना, कल एक लेक्चर के बाद करेंगे, उसके बाद जो है ना एक लेक्चर और पढ़ लो, उसके बाद आप ये वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। फिर आप जो है ना, चाहे वो जेई के हो, क्योंकि ये एकदम सेपरेट सेक्शन है, एकदम अलग सेक्शन है, तो आप चाहे वो जेई के हो चाहे वो जेई मेन के हो, कहीं के भी हो, सब करना शुरू कर देना, ठीक है। एक्सोथर्मिक में भी थ्रेशोल्ड वही होगा, है ना, एक्सोथर्मिक का भी थ्रेशोल्ड बना लो, 0 से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक का बना लो, वही थ्रेशोल्ड होगा, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो भाई यहाँ रोक देते हैं क्लास को, है ना।